हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू CBL। आज हम हर हफ्ते की तरह सोशल इश्यूज़ जो भी पिछले हफ्ते रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके पीछे का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो रीसेंट टॉपिक्स अभी आए हैं जिनमें से एक अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इन द प्रिया रमानी एंड MJ अकबर केस, वो डिस्कस करेंगे। एक एल्डरली के रिगार्डिंग एक नई स्टडी का सर्वे आया है, उसको स्टडी करेंगे। जल जीवन मिशन का एक हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है, उसको डिस्कस करेंगे एंड 2-3 टॉपिक्स और हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है राइट टू रेपुटेशन वर्सेस विमेंस राइट टू डिग्निटी। इसके पीछे का हल्का सा बेसिक बैकग्राउंड बता देती हूँ आप लोगों को। हुआ ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 सालों से देयर वाज अ मी टू कैंपेन गोइंग ऑन। मी टू कैंपेन, ये बेसिकली इस कैंपेन में जो भी विमेन है वो अपने साथ हुए पिछले टाइम में सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनको पब्लिकली लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ था और इस बंदे ने ये किया था। ठीक है, तो इस कैंपेन में बेसिकली सोशल मीडिया द्वारा रेगुलेटेड एक कैंपेन था जिसमें काफ़ी सारी विमेन ने अपने खिलाफ हुए वायलेंस और अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पब्लिकली लोगों को बताया। तो इसी मी टू कैंपेन के चलते ही प्रिया रमानी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर MJ अकबर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया कि 1993 ही एलिजिडली असॉल्टेड हर। अभी इसका डिसीजन नहीं आया है कि क्या वाकई में असॉल्ट किया गया था या नहीं किया गया था, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये स्टोरी समझेंगे कि 1993 में प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर ने एक सेक्सुअली असॉल्ट किया था या नहीं किया था, वो हमारा भी वो अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना बात करेंगे कि हाँ ये ऐसा हुआ था 1993 में। तो जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इन पर, तो MJ अकबर ने बोला कि मैं एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हूँ, मेरी एक रेपुटेशन है पर्सनल लाइफ में, तो आपने जो इल्ज़ाम लगाया है ना मुझ पे, तो इससे मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब हो गई है। तो इस रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए MJ अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ ही एक डेफेमेशन केस फाइल किया, मानहानि का केस फाइल किया कि आपके इस इल्ज़ाम से मेरी जो मेरा रेपुटेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो आपको इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए, आप फ़ाइन भरो। ठीक है, तो इन्होंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट प्रिया रमानी, क्रिमिनल डेफेमेशन केस। उसी क्रिमिनल डेफेमेशन केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अभी 2 दिन पहले कि जो विमेन की राइट टू डिग्निटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है एज़ कंपेयर टू किसी का राइट टू रेप्यूटेशन। ठीक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्रिया रमानी ने 1993 में हुए सेक्सुअल असॉल्ट को 2020 में बताया, 2021 में बताया है, तो ये उसकी गलती नहीं है। वो किसी भी टाइम पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये बता सकती है कि इस टाइम पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था मुझे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि विमेन हैज़ अ राइट टू पुट हर ग्रीवांसेस एट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ हर चॉइस एंड इवन आफ्टर डिकेड्स। उन्होंने इतने सालों बाद बोला है, वो उनकी मर्ज़ी है, पहले क्यों नहीं बोला, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, और अभी बोला है तो वो भी इनकी पर्सनल चॉइस ही है। ठीक है, तो अगर ये इतने सालों बाद बोल रही हैं तो आप इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकते और ये इनका राइट है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला है कि जो विमेन है उसको हम पनिश नहीं कर सकते फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दी सेक्स अब्यूज़। उसको पनिश नहीं कर सकते ऑन द प्रिटेक्स्ट, सिर्फ इस बेसिस पर कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देगा कोई भी डेफेमेशन की उसके खिलाफ। मतलब अगर विमेन को हम पनिश नहीं कर सकते कि आपने क्यों ये इतने सालों बाद बोला है, आपने पहले क्यों नहीं बोला, है ना, तो इससे जो है विमेन की जो डिग्निटी है उसको हार्म होता है। वो चाहे कभी बताना चाहे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि
जो डिग्निटी ऑफ विमेन है दैट इज द राइट ऑफ लाइफ अंडर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इवन आर्टिकल 14 भी जो है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी उसको मिला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी रेपुटेशन खराब हो गई है इसलिए विमेन को अपना वो केस जो है, अपना ये जो स्टेटमेंट था वो वापस लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया रमानी के हक में ये फैसला दिया है कि अगर इन्होंने काफ़ी सालों बाद बताया भी है तो ये उनकी पर्सनल चॉइस थी, है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फिर कोर्ट अप्लाइड द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सिंपल एक लीगल प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से होता क्या है कि जो दो पार्टीज़ हैं जो केस लड़ रही हैं आपस में, उनको जज को इस तरीके से मनाना होता है, इस तरीके से कन्विंस करना होता है कि फैसला उनके हक में आए। मतलब आपको ये नहीं बताना कि इन्होंने गलत किया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ मैंने सही किया है, ठीक है। तो ये मेनली प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ अयोध्या केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो हिंदूज़ का जो राइट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम का राइट। तो जो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद है दैट वाज लीगल। मतलब हिंदू वाले जो सेक्शन था अयोध्या केस में, उन्होंने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दिए जिससे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया कि हाँ ये बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन इलीगल नहीं था। तो हमने अपने हक में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं दैट कम्स अंडर द लीगल प्रिंसिपल प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो प्रिया रमानी के लॉयर ने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दिए कि जो फैसला है वो उनके हक में आ गया, ठीक है। तो बस ध्यान रख लेना कि भाई एक प्रिंसिपल है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ ले कोई एज इट इज़ कि व्हाट इज़ दिस, है ना, व्हाट इज़ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, तो पता हो कि एक्चुअल में हिंट हो कि क्या है एक्चुअली है। ओके, चलो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर प्रिया रमानी ने 1993 में हुए सेक्सुअल असॉल्ट जो एक वर्क प्लेस पर किया गया था जहाँ पर वो काम करती थी, अगर उसके बारे में बहुत सालों बाद बताया है तो ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि 1993 में ऐसा कोई भी लीगल मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि वर्क प्लेस पर हुए सेक्सुअली हरासमेंट को डील किया जा सके। मतलब जो सेक्सुअली हरासमेंट का जो लीगल मैकेनिज्म है वो कब आया है, इन 1997, ठीक है। तो 1993 में एक ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जिसके अंडर जो प्रिया रमानी है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती थी, बट ऐसा कुछ था तो है नहीं, इसलिए कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई। इसलिए उनका जो उन्होंने जो एक्यूजेशन लगाया है एमजे अकबर पर, तो उसमें जो डिले हुआ है ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कोई लॉ था ही नहीं उस टाइम पे, ठीक बात है। और जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट 1997 में विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये तो एक स्टोरी है जो अभी न्यूज़ में चल रही है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, प्रिया रमानी के हक में केस के हक में फैसला आया है, राइट टू रेपुटेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू राइट टू डिग्निटी ऑफ ए विमेन, ठीक है। और अगर कोई केस बताने में डिले हुआ भी है, कोई सेक्सुअली असॉल्ट बताने में डिले हुआ भी है, तो भी किसी विमेन की गलती नहीं है। तो वो कभी भी चाहे और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो पुलिस हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर विमेन अपना जो केस है वो रख सकती है कि भाई आई वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय दिस मैन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। इसकी क्रक्स लाइन ध्यान रखना कि जो राइट टू डिग्निटी ऑफ विमेन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द राइट ऑफ रेपुटेशन ऑफ द अक्यूज्ड। डन। तो अब न्यूज़ में तो ये इसलिए था, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूज़ के साथ साथ इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट देते टाइम जो भी टर्म्स का यूज़ किया है, वो टर्म्स बेसिकली हैं क्या, वो कब आई थी, वो सब हमें पता होना चाहिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। डन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो विशाखा केस का जिक्र किया और एक केस पॉश एक्ट का जिक्र किया। इसमें पॉश एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013।
इस एक्ट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या हैं, ये पोश एक्ट क्या है, कोई और अगर कन्वेंशन है जो हमने रेटिफाई कर रखी है इंटरनेशनली टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए विमेन, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ए विमेन, वो क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको देखेंगे। अभी न्यूज़ में जो ही रहा है ये बस हल्की सी टाइमलाइन ध्यान रखना कि भाई केस कैसे कैसे चला। सबसे पहले देखेंगे सीडॉग कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 1979 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आई थी, सभी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया था, तो इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है 1980 में। 1980 में साइन किया है और रेटिफाई किया है 1993 में। साइन का मतलब कि सिंपल आप यूनाइटेड नेशंस गए और वहाँ पर आपने साइन किया। रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब आपने अपने देश में आके आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें इसको पास करवा दिया, तो दैट इज़ द रेटिफिकेशन। साइन करना सिंपल, कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारा गया होगा UNGA में तो उसने वो साइन कर दी थी उस टाइम पे, बट जब वो वापस आया हमारे देश में तो अपनी जो पार्लियामेंट है हमारी उसमें उसको पास करवाना ज़रूरी है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। ठीक है, तो साइन 1980 में किया था और रेटिफाई कब किया था, 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एक ये आप कह लो कि एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन पर ही बेस्ड हमने कई सारे लॉज बनाए हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो दिस इज़ द बेसिक, ये बेस है, बेस स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है अबाउट द एक्ट और पॉलिसी जो हमने बनाई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ध्यान रखना, सीडो पेपर में भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में। ठीक है, 1997 से पहले क्या था, 1997 के बाद क्या हुआ, उसके चेंजेस को पढ़ने की अभी कोशिश करेंगे। 1997 से पहले क्या था, जो सेक्सुअल हरासमेंट था वो अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC में था कि भाई इस सेक्शन में ये लिखा है, अंडर दी 354 सेक्शन ऑफ IPC, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन किसी तरीके की एक्टिविटी करता है जिससे विमेन की मॉडेस्टी को हानि पहुंचती है, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए जो फीमेल है वो अपनी FIR लॉन्च करवा सकती है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ ये बोला था कि आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ ए विमेन आइदर बाय क्रिमिनल फोर्स, ये सेक्शन 354 में, और अगर सिंपल कोई जेस्चर, कोई एक्ट या फिर सिंपल एक वर्बल असॉल्ट हो तो वो था अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC। पहले सिर्फ यही 2 केस थे जिसके अंडर जो विमेन है अपने खिलाफ हुए केसेस को फाइल करवा सकती थी। ठीक है, बट इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि वर्क प्लेस पर अगर हरासमेंट हो तो क्या होगा। मतलब एक तो नॉर्मल हमारी लाइफ एक्टिविटी हो गई, दूसरा हो गया एक प्रॉपर वर्क प्लेस जहाँ पर आप रोज़ काम करने जा रहे हो, तो अगर वहाँ पर कोई सेक्सुअली हरासमेंट का केस होता है तो उस केस में क्या होगा, ये डिफाइन नहीं किया गया था किसी भी सेक्शन में। ठीक है, तो 1997 में जब विशाखा गाइडलाइंस आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर वर्क प्लेस पर काम करने वाली जो विमेन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कैसे कैसे काम कर सकती है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस दी थी कि ये करो, तब जाकर जो विमेन है उसकी डिग्निटी मेंटेन हो पाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और विशाखा गाइडलाइंस के चलते ही सेक्शन 354 को अमेंड किया गया और 354A लाया गया, जिसमें पर्टिकुलरली सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया कि भाई ये एक्ट है, दिस एक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअली हरासमेंट केस। उसको भी और इनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। देखो ये वाला जो 354 और 509 है ये बहुत वेग से एक्ट है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो जो 54A वाला है उसने प्रॉपर डिफाइन कर दिया गया सेक्सुअली हरासमेंट को। ठीक है, तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में कुछ गाइडलाइंस लिखी
जिसमें अगर सेक्सुअली हरासमेंट होती है वर्क पर तो क्या क्या मैकेनिज्म अपनाने होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, है ना, तो वो सब इसने इसमें बताया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस क्यों दी, इसका एक पीछे का हल्का सा स्टोरी पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, 1992 में देयर वाज अ लेडी भंवरी देवी। भंवरी देवी कौन थी? एक सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर का काम क्या होता है? चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, है ना, अब्यूजेस को रोकना रिगार्डिंग दी चाइल्ड और अडोलेसेंट गर्ल्स और एल्डरली, यही काम होता है सोशल वर्कर्स का। तो ये सोशल वर्कर थी, राजस्थान में एम्प्लॉयड थी। तो राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पर होती हैं, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ अक्षय तृतीया। मतलब अक्षय तृतीया जो एक फेस्टिवल टाइप से मनाते हैं हम लोग, वहाँ पर ये अच्छा माना जाता है कि इस टाइम पर चाइल्ड मैरिजेस करनी चाहिए। तो चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पर होती हैं नॉर्मली, तो उसको रोकने के लिए भंवरी देवी ने काफ़ी स्टेप्स उठाए। तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के किसी चाइल्ड की मैरिज थी जिसको भंवरी देवी ने रोकना चाहा, बट वो जो पर्सन था जिसके चाइल्ड की शादी थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, तो कम्युनिटी में उसकी काफ़ी रेपुटेशन थी। तो भंवरी देवी ने जब उसको रोकना चाहा तो कम्युनिटी ने भी भंवरी देवी का अपोज किया, उसके अगेंस्ट चले गए कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के मैरिज में आकर उसको रुकवाएं, और चाइल्ड मैरिज जो है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपका कोई रोल नहीं है इसमें, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है ये करने के लिए। ठीक है, तो भंवरी देवी ने जब ये रोकना चाहा तो भंवरी देवी को लगा कि भाई ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ और स्टेप्स लेने चाहिए। बट जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाने की कोशिश करी, तब जो कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनमें से किन्हीं 5 या 6 ने मिलकर इनका गैंग रेप किया। ठीक है, तो जब उसके बाद से पूरे सोसाइटी में ये सिग्नल गया कि अगर कोई विमेन, कोई भी पर्सन अपना काम कर रहा है केवल, तो वो सिर्फ काम करने की वजह से ही हरास हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है एट द वर्क प्लेस, तो देयर शुड बी सम लीगल मैकेनिज्म जिससे इन सारी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। ठीक है, तो 1992 में भंवरी देवी गैंगरेप केस के खिलाफ ही एक कंप्लेंट फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई लॉ बनाओ जिससे कि वर्क प्लेस पर होने वाली हरासमेंट को रोका जा सके। तो उस कंप्लेंट के चलते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपना वर्डिक्ट दिया, तब विशाखा गाइडलाइंस जो हैं ये न्यूज़ में आई कि विशाखा गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करनी है अगर डिग्निटी ऑफ वुमेन को बनाए रखना है तो। डन। ठीक है, तो 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस चला था, जिसमें भंवरी देवी के लिए ही किसी ने PIL फाइल करी थी और तब उसमें विशाखा गाइडलाइंस आई थी। तो विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर किसी विमेन की सेक्सुअल हरासमेंट होती है एट द वर्क प्लेस, वो क्या है, उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 51A 15(1) क्या कहता है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन, है ना, ये सब कहता है। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। 15 ये कहता है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी। तो अगर किसी विमेन का सेक्सुअली हरासमेंट होता है एट द वर्क प्लेस स्पेसिफिकली, तो ये उसकी राइट टू डिग्निटी को भी हानि पहुंचाता है और उसके आर्टिकल 14 और 15 और 21 इन तीनों को भी हैम्पर करता है, विच इज़ वायलेटिव ऑफ देयर राइट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि विमेन की डिग्निटी को बनाए रखो और ये स्टेप्स उठाओ। तो विशाखा गाइडलाइंस 1997 में आई। मेनली ये हैं क्या वो देखेंगे अभी। सबसे पहले इसमें सेक्सुअली हरासमेंट को डिफाइन किया गया। देयर वॉज स्पेसिफिकली डिफाइंड कि व्हाट कंसिडर दी सेक्सुअल हरासमेंट। यही जो पूरा का पूरा लॉ है, दिस इज दी सेक्शन 354A, जिसको 354 को अमेंड किया गया था, इसी गाइडलाइंस के चलते हुए अमेंड किया गया था और ऐड किया गया था 354A। इसमें कुछ डेफिनेशन में इन्होंने बोला कि अगर कोई सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर है, जैसे कोई फिजिकल कांटेक्ट है, कोई भी अगर सेक्सुअली एडवांसमेंट होती है किसी के भी पार्ट पर, कि भाई अगर आपको ये काम करवाना है तो देयर शुड बी सम बेनिफिट्स यू शुड प्रोवाइड। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दे आर पर्टिकुलरली डिफाइंड इन दिस विशाखा गाइडलाइंस। कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं,
कि स्पेसिफिकली कि यू आर ए विमेन, इसीलिए आपको ये काम करना चाहिए, है ना, आपका काम बाहर काम करना नहीं है, आप घर का काम संभालो। तो ये दीज आर दी सेक्सिस्ट रिमार्क्स। अगर ये भी रिमार्क्स होते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअली हरासमेंट। कोई भी अगर कोई अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट भी है सेक्सुअल नेचर का, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आएगा। तो इस विशाखा गाइडलाइंस के अंडर क्या है, 354A इंक्लूड किया गया आईपीसी में, जिसमें सेक्सुअली हरासमेंट को एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया गया था। तो पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फर्स्ट ये है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हमने डिफाइन किया है सेक्सुअल हरासमेंट, ये आपको नोटिफाई करना है, पब्लिश करना है एंड सर्कुलेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबको पता हो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और उसके वजह से आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, ये सब उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, कोई रिक्रूटमेंट होने के लिए पर्सन आए, तो उसको आपको बताना है कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये जो एक्ट्स हैं, दीज आर कंसिडर एज सेक्सुअल हरासमेंट। उसको आपको पब्लिश करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को अवेयर करना है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, और सर्कुलेट करना है, काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ करना है कि आपको पता हो कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है क्या एक्चुअली। तो ठीक है, ये है कि आपको नोटिफाई करना है, सबको पता होना चाहिए। थर्ड, इसमें बोला कि एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि अगर स्पेसिफिक कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो वो रिपोर्ट करे जाके कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के एक्टिविटी की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेप केसेस देखने को मिलते हैं विद इन दी प्रीमाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो रेप केसेस का जो फाइल होगी, FIR, वो होगी सेक्शन 375 के अंडर। तो इस सेक्शन 375 के अंडर जो है एम्प्लॉयर को डिसीजन लेना है, उसको इनिशिएट करनी है अप्रोप्रिएट एक्शन बाय कंप्लेनिंग विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई भी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कि अगर कोई हरासमेंट का केस हुआ है तो आपको नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जाना है या फिर आपको पुलिस में FIR लॉन्च करवानी है। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक ये पहुंचाए, उसकी कंप्लेन करे। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आया है कि जो भी विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उनके कहने पर या तो उनका ट्रांसफ़र या जो अक्यूज्ड है उसका ट्रांसफ़र उनके कहने पर करवाया जा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ विक्टिम कि ट्रांसफ़र किसका करना है, विमेन का या फिर जो अक्यूज्ड है उसका। नेक्स्ट है, एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैकेनिज्म होगा कि आप कोई कमेटी बिठा सकते हो, आप किसी तरीके से और एक मैकेनिज्म बिठा सकते हो जिससे कि जो कंप्लेंट है उसकी जो ग्रीवांसेस हैं रिड्रेस कर सको आप, कि उसकी जो भी परेशानियां हैं आप उनको ठीक कर सकें। तो आपके पास एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होना चाहिए। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हैं विशाखा गाइडलाइंस के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हमने देखा है कि 1997 से पहले कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं था जो एक वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को डील कर सके। 1997 के बाद विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी, जिसके अंडर सेक्सुअल हरासमेंट को एक तो प्रॉपर डिफाइन कर दिया गया, अमेंडेड दी सेक्शन 354A ऑफ द IPC। सेकेंड, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई कि जितने भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं आपको नोटिफाई करवाने हैं, आपको ये पब्लिश करवाने हैं और आपको ये सर्कुलेट करवाने हैं अमंग योर एम्प्लॉयज़। सेकंड ये है। थर्ड ये है कि जो विक्टिम के कहने पर ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है, या तो विक्टिम का या फिर अक्यूज़ का। और सबसे फोर्थ इम्पॉर्टेंट ये है कि अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस तरीके से विक्टिम के ग्रीवांसेस को आप रिड्रेस कर सकते हो। देयर शुड बी प्रॉपर मैकेनिज्म। मतलब अगर कोई केस हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का तो लोगों को पता हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पता हो कि कहाँ पर कंप्लेंट करनी है।
एक ये नहीं होना चाहिए कि किसी केस में कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, किसी केस में कहीं कंप्लेन कर रहे हैं। देयर शुड बी ए यूनिवर्सल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तो है विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 1997 में, बेस्ड अपॉन दी भंवरी देवी गैंगरेप केस विच वॉज अकर्ड इन 1992 इन राजस्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज की है टर्म, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब ये देखो, विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिस पे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हों कि अगर ये एक्टिविटी है तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है, ये एक्टिविटी है तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है। देयर शुड बी सम लॉ जो रेगुलेट करे कोई ऑर्गेनाइजेशन। बट 1997 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सेंटर ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जिससे वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को डील किया जा सके। क्योंकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, सिंपल सेंटर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि आप ऐसा लॉ बनाओ, इसकी ज़रूरत है सोसाइटी में अभी। तो उनके कहने के बावजूद भी सेंटर ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया टिल 2013। और 2013 में भी क्यों बनाया? बिकॉज ऑफ दैट दिल्ली गैंगरेप केस 2012, निर्भया कांड हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस के बाद ही जब काफ़ी सारी कम्युनिटी ने, काफ़ी सारे NGOs ने सेंटर पर प्रेशर डाला कि एक ऐसा लॉ तो बनाओ कि यार वर्क प्लेस पर काम करने के लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए कोई लीगल मैकेनिज्म हो ग्रीवांसेस रिड्रेस करने के लिए, है ना। तब जाकर सेंटर ने ये लॉ बनाया और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले। ठीक है, इस लॉ में क्या है अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इट टुक गवर्नमेंट 17 years टू पास द लॉ। और ये इस लॉ में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट बेस्ड अपॉन दी विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस को ही एक बेस बनाते हुए सेंटर ने ये लॉ बनाया है। विशाखा गाइडलाइन में क्या था? देयर वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द वर्क प्लेस। ध्यान रखना इसको एक लाइन में याद रखने के लिए कि विशाखा गाइडलाइंस का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि देयर शुड बी अ कोड ऑफ कंडक्ट एट द वर्क प्लेस, देयर शुड बी नो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो है सेंटर ने ये वाला लॉ निकाला है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एक्ट 2013। इसको और भी क्या बोलते हैं? पॉश एक्ट, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पॉश एक्ट देखने को मिले तो यही वाला एक्ट है ये, क्योंकि अभी न्यूज़ में रहेगा, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे इस पर, 3-4 दिन से लिखे जा रहे हैं और भी न्यूज़ में रहने वाला है 1-2 दिन तक और। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या है ये देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ? इट डिफाइंड द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ध्यान रखना ये वाला जो एक्ट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी वर्क प्लेस। नॉर्मल लाइफ में जो हो रहा है वो अलग लॉ डील करेगा, ये स्पेसिफिकली वर्क प्लेस के लिए है जहाँ पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया? दे डिफाइंड कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट कैन बी गिवन फॉर दी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ से मिल गई। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई फॉल्स चार्जेस होंगे, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट्स होंगी विमेन के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी, विमेन के खिलाफ भी फिर केस चलेगा। मतलब अगर फॉल्स कंप्लेंट आप करते हो तो उससे रेपुटेशन ख़राब होती है जिस पर्सन के खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाया है, तो उस केस में जो है विमेन पर भी केस चलेगा बाद में। तो जितने भी फॉल्स कंप्लेंट्स थी उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्रोविजंस रखे गए हैं। ठीक है, तो डिफाइन किया है और फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए मैकेनिज्म है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड वुमेन, कि अग्रीव्ड वुमेन मतलब जो विक्टिम है। कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं बताया गया कि भाई विच वुमेन विल बी कंसिडर एज अग्रीव्ड वुमेन। उसकी एज चाहे जो भी हो, उसका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, है ना। जैसे कोई मनरेगा में काम कर रही है तो दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एज अ लेबरर लगी हुई है तो दैट कंसिडर एज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
ठीक है, तो चाहे ऑर्गेनाइज हो चाहे अनऑर्गेनाइज हो, चाहे वो पब्लिक डिपार्टमेंट में हो मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो वहाँ की क्लाइंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, सारी की सारी जो विमेन हैं दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड विमेन। कोई भी इस वजह से उनकी कंप्लेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं करेगा कि यू आर नॉट वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, योर एज हैज़ पास्ट दी 60 ईयर्स, तो ये सब नहीं होगा। विमेन है चाहे कोई भी एज हो, कहीं पर भी काम करती हो, अगर वो ये कह रही है कि आई वॉज सेक्शुअली हरास्ड तो उसकी ये बात मानी जाएगी अंडर दिस एक्ट, और जो भी पनिशमेंट होगी वो अक्यूज़ को दी जाएगी। देन नेक्स्ट, विशाखा गाइडलाइंस में क्या था? विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस को एक ऐसे डिफाइन किया था जहां पर एक प्रॉपर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सकता था। बट हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो होता ही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं, सिंपल जो घर बनवा रहा है बंदा अपना या फिर कोई और काम करवा रहा है, वो सिंपल एक अथॉरिटी होती है उनके ऊपर, तो इसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो विशाखा गाइडलाइन में सिर्फ वर्क प्लेस को ऐसे डिफाइन किया गया था जहां पर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते थे। बट इस एक्ट में इस जो स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो ब्रांच हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हो, स्टेडियम्स हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो, और कोई भी एक ऐसा प्लेस जहां पर एम्प्लॉय जाता है, कोई भी एम्प्लॉय जाता है काम करने के लिए, कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पर वो काम करता है जिस काम को करने के लिए उसको वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों ना हो, अगर अपना काम करने के लिए वो ट्रैवल कर रहा है तो वो टाइम भी उसका जो है वर्क प्लेस काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइन में वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन थी वो एक बहुत नैरो डेफिनेशन थी जिसमें क्लियर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना ज़रूरी था। बट इस एक्ट में ये क्लियर कट डेफिनेशन ज़रूरी नहीं थी। कोई भी अगर पर्सन काम कर रहा है जिसके उसको पैसे मिलते हैं, एवरी दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज वर्क प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ब्रॉडर दी डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस पूरे एक्ट का, कि हर एम्प्लॉयर को क्या करना है, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी विमेन काम करती हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या है? अगर कोई भी विमेन को फील होता है सेक्सुअल हरासमेंट तो ये इस कमेटी के पास जाती है, अपनी कंप्लेंट फाइल करवाती है, और उसके बाद ये जो कंप्लेंट कमेटी है ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है, एविडेंसेस इकट्ठे करती है, लोगों को एविडेंस देने के लिए बुलाती है, गवाही देने के लिए बुलाती है, और जब ये पूरी इंक्वायरी बैठा लेती है, अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेती है, तब अपना ये डिसीजन जो है वो देती है एम्प्लॉयर को। मतलब विद इन 90 डेज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को पूरा इन्वेस्टिगेशन कर एक रिपोर्ट सौंपनी है एम्प्लॉयर को। ठीक, ये अभी इतना ध्यान रखना कि देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज मैंडेटरी। और ये कहाँ पर है? किसी भी ऑफिस में या ब्रांच में जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, कि अगर किसी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बिठानी ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं ऑफिस में 10 से कम लोग काम करते हैं तब उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिठाना मैंडेटरी नहीं है। उसके लिए क्या है, अलग से एक लोकल कंप्लेंट कमेटी LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी DC है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो इस्टेब्लिश करेगा लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मेंबर 10 से कम है वहां पर काम करने वाली जो विमेन है वहां पर आकर अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करवा सकती हैं एट द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। ये किसके अंडर आएंगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आएंगे। ठीक है, चलो, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, दे विल रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस
फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट दैट डू नॉट हैव एनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, क्योंकि वहाँ पर 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। और जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के खिलाफ ही अगर कंप्लेंट हो कि जो बॉस है उस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसके खिलाफ ही आपने एक्यूजेशन लगानी है, इल्ज़ाम लगाया है, तो उस केस में भी क्या है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर इज़ अ काइंड ऑफ बॉस देयर। तो उसके इन्फ्लुएंस में आके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपना जो डिसीजन है वो बायस तरीके से रख सकती हैं। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए लोकल कंप्लेंट कमेटी पर जाएंगी विमेन, ताकि अनबायस्ड जो डिसीजन है वो आ सके उनके फेवर में। ठीक है, तो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। जहाँ पर 10 से कम है या फिर एम्प्लॉयर के खिलाफ ही कंप्लेंट है, वहाँ पर क्या करनी है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में कंप्लेंट फाइल करनी है विमेन ने। और ये इस्टेब्लिश कौन करेगा, LCC, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, और जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, जितनी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, है ना, मेनली 10 से कम ही लोग काम करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों जो घरों में काम करते हैं, तो उनकी भी अगर कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ पर आकर अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भी कमेटी, चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो चाहे वो लोकल कंप्लेंट कमेटी हो, उसको अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, अपनी जो इंक्वायरी है, वो विदिन 90 डेज कंप्लीट करनी है। और जो है रिपोर्ट किसको सेंड करनी है, एम्प्लॉयर को सेंड करनी है। अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने इंक्वायरी कंप्लीट करी है तो एम्प्लॉयर को रिपोर्ट देंगे, और अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी ने इंक्वायरी कंप्लीट करी है तो वो उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देंगे। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर के पास गई है वो रिपोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास गई है वो रिपोर्ट, तो विदिन 60 डेज उस रिपोर्ट के आधार पर जो है डिसीजन लिए जाएंगे एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कमेटी ने इंक्वायरी बिठाई थी। ठीक है, तो 90 डेज का टाइम किसके पास है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास इंक्वायरी खत्म करने के लिए, और 60 डेज का टाइम है एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कि आपने बताओ कि क्या डिसीजन लिया डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है फिर इसमें कि जितनी भी कंप्लेंट्स कमेटी हैं, चाहे वो ICC है चाहे वो LCC है, उसके पास पावर है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर गैदरिंग एविडेंसेस। अगर इस कंप्लेंट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, इस पर्सन की जो गवाही है वो इम्पॉर्टेंट है, ही और शी इज़ द आई विटनेस, इसको बुलाकर लेकर आओ, तो जो भी चीज़ इनको एविडेंस गैदर करने के लिए चाहिए है, उस केस में ये लोग सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। मतलब इनका जो नोटिस होगा वो बाइंडिंग होगा, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, मना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपके कहने पर हम क्यों आए, ऐसा नहीं है। इन्होंने बुलाया है तो आना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पावर कैसी है, सिविल कोर्ट की पावर है, इफ़ दे आर गैदरिंग दी एविडेंसेस। इंपॉर्टेंट है, सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट कमेटी जब भी इंक्वायरी कर रही हैं, इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले अगर वो चाहें कि दोनों पार्टीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, समझौता हो जाए, तो वैसा भी वो कर सकते हैं, बट दैट विड बी रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट ने बोला है कि आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, केस वापस लेना चाह रही हूँ, तो ही जो कंप्लेंट कमेटी है वो मामले को वहीं ख़त्म कर सकती है, अदरवाइज़ वो इंक्वायरी इनिशिएट कर लेगी। बट इसका जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट। अगर जो अक्यूज़ है उसने बोला है कि ये इंक्वायरी मत बैठाओ, इनिशिएट मत करो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है 8 इसका कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, या तो उसने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बिठाई है, या फिर 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने वो प्रॉमिस नहीं फुलफ़िल किया, एम्प्लॉयर के पास रिपोर्ट आने के बाद विदिन 60 डेज़ उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, ऐसा कोई भी चीज़ जो इस एक्ट में लिखा हुआ है और इस एम्प्लॉयर ने फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्पेसिफिक पनिशमेंट है एम्प्लॉयर के लिए।
जिसमें 5,000 तक का फाइन भर सकते हैं और जो है उसको पनिशमेंट भी एज अ जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंडेटरी है हर एक एम्प्लॉयर के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठाना अगर मेंबर्स उसके 10 से ज़्यादा हैं तो। ठीक है, तो और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और जो भी उसको राइट्स मिले हुए हैं कि यू कैन डू बिजनेस इन दिस पार्ट ऑफ सिटी, इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, तो वो उसके प्रिविलेजेस भी हम लोग छीन सकते हैं। ये सब पूरा का पूरा इस एक्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज मैंडेटरी टू फॉलो द प्रोविजंस डिफाइंड इन द एक्ट, प्रॉपर पॉश एक्ट में। ठीक है, तो अभी तो हमने सिंपल पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर है क्या क्या। सबसे पहला कि डिफाइन कर दिया गया सेक्सुअल हरासमेंट को कि ये डेफिनेशन है इसकी। फिर जो अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा वाइडन अप कर दिया गया था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और कुछ भी। अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडर कर दिया गया। फिर वर्क प्लेस की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया था। ठीक है, अभी तक हमने 3 डेफिनेशन देखी हैं। पहला सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन, अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन एंड थर्ड वर्क प्लेस की डेफिनेशन को भी वाइडन अप कर दिया गया था। विशाखा गाइडलाइंस में सिंपल बोला था कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए प्रॉपर, बट इस एक्ट के अंदर बोला कि प्रॉपर अगर इस्टेब्लिश नहीं भी हो रहा रिलेशनशिप तो कोई बात नहीं, काम तो कर रहा है ना वो बंदा वहाँ पर। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी होनी चाहिए अगर मेंबर 10 से ज़्यादा हैं तो, और अगर 10 से कम मेंबर हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो लोकल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा वहाँ पर कंप्लेंट कर सकती हैं विमेन। ठीक है, नेक्स्ट, कमेटी के पास 90 डेज हैं इंक्वायरी खत्म करने के लिए, रिपोर्ट एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करने के लिए। एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कितना टाइम है? 60 डेज टू गिव द डिसीजन बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट। ठीक है, फिर कंप्लेंट कमेटी के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है कि एविडेंस अगर गैदर कर रहे हैं तो हमारी माननी पड़ेगी। फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा सकते हैं बिफोर इनिशिएटिंग द इंक्वायरी, बट दैट वुड बी रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट। एंड लास्ट में हमने देखा कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है, तो उसका लाइसेंस भी कट कर दिया जाता है और उसका जो प्रिविलेज है टू कंडक्ट अ बिजनेस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एरिया वो भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखने में तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक एक्ट लग रहा है ये, बट इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं कि ये नहीं किया गया है, इसमें इतना टाइम पीरियड सफिशिएंट नहीं था, तो कुछ इश्यूज़ हैं इसमें। तो भी वो इश्यूज़ देखते हैं कि भाई ये और ऐड कर लो तो इस एक्ट में जितनी भी कमियां थी वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इश्यूज़ देखते हैं इसके। मेनली इश्यूज़ क्या हैं कि भाई देयर इज़ अ फिजिबिलिटी इशू कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ब्रांच में अगर 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो हर ब्रांच में एक आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट करना जो है एक तरीके से फिजिबल नहीं है, क्योंकि उस कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो दैट मेक दी फाइनेंशियल बर्डन ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी होता है कि पहले ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही होती, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, और उस सिनेरियो में एक आईसीसी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाए हर एक ब्रांच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो एक ये इशू है कि फाइनेंशियल बर्डन के चलते हुए कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आईसीसी है उसको सिविल कोर्ट की पावर दी गई थी टू गैदर दी एविडेंस, बट जब सिविल कोर्ट की पावर देनी है एविडेंस गैदर करने के लिए तो कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको पहले से ही कोई लीगल ट्रेनिंग हो या फिर वो लॉयर हो या नहीं हो। मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। नॉर्मल जो लॉयर नहीं है, जिसको कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं मिली है, ही और शी कैन बिकम द मेंबर ऑफ आईसीसी। ठीक है, तो अगर जब ये इंक्वायरी करते हैं, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इनकी लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, तो देयर शुड बी प्रोविज़न कि आईसीसी के मेंबर वही बने जिनके पास कोई प्रॉपर लीगल ट्रेनिंग है, ऐसा होना चाहिए। ये इशू है। ठीक है, नेक्स्ट इशू है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट भी करती है लेडी तो उसके खिलाफ भी बाद में केस जो है चलाया जाएगा, बट अगर देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि प्रूव कर पाना कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस केस में जहाँ पर ये बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है
कि लेडी को लग सकता है कि देयर वाज दिस सेक्सुअल हरासमेंट, कोई वर्बली उनको अक्यूज़ किया गया, बट मेल के पार्ट पर ये है कि मजाक में बोल दिया या फिर कोई ऐसा मीनिंग नहीं था, है ना। तो इस चीज़ को ये बहुत सब्जेक्टिवली इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। ऐसा कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे आप बता सको कि ये सेक्सुअल हरासमेंट था या नहीं था। तो इस केस में अगर विमेन को लगता है कि हरासमेंट है और मेल के पार्ट पे उसको लगता है कि हरासमेंट नहीं है, तो ये प्रूव कर पाना कि हरासमेंट थी, और अगर ये प्रूव नहीं कर पाती है तो ये क्या होगी, फॉल्स कंप्लेंट हो गई, है ना, कि मैं प्रूफ नहीं कर पाई कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। तो अगर फॉल्स कंप्लेंट हो गई है तो इनके खिलाफ केस चलेगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसमें क्या होता है कि जो विमेन है पहले से ही एक बैक स्टेप पीछे चली जाती है कि मैं कंप्लेंट करूं कि नहीं करूं। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाई तो एक फॉल्स कंप्लेंट काउंट होगी, और फॉल्स कंप्लेंट काउंट होगी तो उल्टा मेरे पे केस चलेगा, है ना। तो ये काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पर विमेन खुद ही कंप्लेंट करने से रुक जाती हैं कि फॉल्स कंप्लेंट हो रही है, कि फॉल्स कंप्लेंट ना इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो एक ये इशू है। तो ये इशू सॉल्व होना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में ही कंप्लेंट को फॉल्स माना जाएगा और विमेन पर केस चलाया जाएगा, नॉर्मल केसेस में नहीं होगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसका इशू है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में देयर आर 2 काइंड ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। पहले भी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी थी, इस एक्ट के अंदर भी एक लोकल कंप्लेंट कमेटी आ गई। तो इन दोनों बॉडीज़ के क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या इनका प्रॉपर फंक्शंस हैं, ये नहीं डिसाइड किया गया है। तो इस केस में क्या होता है, देयर इज़ कन्वर्जेंस ऑफ इश्यूज़ कि कौन सी कमेटी के पास ये कंप्लेंट जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए दोनों बॉडीज़ के फंक्शंस का। नेक्स्ट है कि इश्यूज़ में कि जो डोमेस्टिक वर्कर के जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं वो इस बिल के परव्यू से पूरे के पूरे दूर रखे गए हैं। जैसे कि कोई भी देयर शुड बी ए प्रॉपर डेफिनेशन कि ये वाली जो चीज़ है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल इतना लिखा गया है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर कंप्लेंट करना चाहें तो वो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जा सकती हैं, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट जो डोमेस्टिक वर्कर्स की है वो इस बिल के परव्यू में नहीं इंक्लूड की गई है, जिसके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जितनी भी कंट्रीज़ जहाँ पर वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को डील किया जाता है, हर एक कंट्री में दैट इज़ जेंडर न्यूट्रल लॉ, कि भाई जो राइट विमेन को मिले हुए हैं वही राइट मैन को भी मिले फॉर दी सेक्सुअल हरासमेंट। बट इंडिया में ये जो केस है, ये जो एक्ट है दैट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। सारी की सारी जो पावर्स हैं वो फीमेल के लिए हैं। कोई भी अगर मैन को लगता है कि ही इज़ सेक्सुअली हरास्ड एट द वर्क प्लेस, तो ये इस एक्ट के अंदर रूल्स में ये नहीं आता। तो सभी कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि मेक दिस एक्ट अ जेंडर न्यूट्रल। ठीक बात है, तो ये जेंडर न्यूट्रल भी बनाओ इसको। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉल्व हो जाने चाहिए अगर इस एक्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक एक्ट बनाना है तो। ठीक है, तो यही देखा हमने कि भाई लोग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठाना ब्रांच में फिजिबल नहीं है, और सिविल कोर्ट की अगर पावर्स हैं तो कोई लॉयर और लीगल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उनको, पहले कुछ ऐसा पैरामीटर रखो। फिर फॉल्स कंप्लेंट्स वाला है कि फॉल्स कंप्लेंट के केस में केसेस चलता है अगेंस्ट द विमेन, इसलिए विमेन पहले ही एक स्टेप पीछे ले लेती हैं। ठीक है, फिर वही कि लोकल कंप्लेंट कमेटी के जो दोनों हैं उनका पावर्स डिफाइन नहीं है, फंक्शंस डिफाइन नहीं है, तो उसको भी प्रॉपर्ली डिफाइन करो। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स का जो एक्ट की जो चीज़ है उसको भी बिल के परव्यू में लेकर आओ और इसको जेंडर न्यूट्रल बनाओ। तो ये कुछ 6 इश्यूज़ हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ थी, ये न्यूज़ सिंपल इतनी थी कि जो प्रिया रमानी है उसको क्रिमिनल डेफेमेशन केस से रिलीज़ कर दिया गया है। उसको मतलब उसको ये हो गया कि यहाँ पर इसके पर केस चलाना नहीं आवश्यक है। ठीक है, तो सिंपल एक न्यूज़ ये है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ भी हम कह सकते हैं, बट इस पॉलिटिकल न्यूज़ के पीछे का जो सोशल इशू है, द वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड स्पेसिफिकली वायलेंस अगेंस्ट द विमेन एट वर्क प्लेस, है ना, तो उसके लिए कौन कौन सी कन्वेंशन हम लोगों ने साइन कर रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी गाइडलाइंस दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बेसिस पर हमने कौन सा एक्ट बनाया है, उस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस पता होने के बाद उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हाउ कैन वी मेक अ लॉ बेटर इन इम्प्लीमेंटेशन, ये सब हमारा काम है। ठीक है, न्यूज़ पढ़ ली, अच्छी बात है, पता होना चाहिए डेली लाइफ में चल क्या रहा है दुनिया में, बट
तैयारी करनी है यूपीएससी की, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कोई भी टर्म सुप्रीम कोर्ट ने या न्यूज़पेपर में आ गई है तो उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए, उस पर थोड़ी रिसर्च हमें करनी है। ऐसे ही आपको हर न्यूज़ पे देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट टू दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अगर अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं तो पहले इस ओरिजिनल एक्ट में है क्या ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे कि ओरिजिनल एक्ट में है क्या। अबाउट जेजे एक्ट 2015। देखो 2015 में ये एक्ट आया गया था, ये भी एक तरीके की अमेंडमेंट ही थी इन दी जेजे एक्ट 2000। जेजे एक्ट 2000 में भी आया था, बट उसको और बेटर करने के लिए अमेंडमेंट्स की गई थी, जो 2015 में नया लॉ पास हुआ, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पहली बात तो हु इज़ अ जुवेनाइल, हमें पता है चाइल्ड, हमें पता है अडल्ट, ठीक है। जुवेनाइल वो चाइल्ड है जिसकी एज 16 to 18 है, ठीक है। 16 से नीचे वाले जो एज के चाइल्ड हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ चाइल्ड, 18 से ऊपर वालों को एज एन अडल्ट ट्रीट करते हैं, लेकिन जो 16 to 18 के बीच में लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक्ट में जुवेनाइल को ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसमें 16 to 18 से लेकर जो भी चाइल्ड हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनको किस कैटेगरी में रखना है, क्या वो एक हीनियस क्राइम है तो उनके खिलाफ प्रॉपर क्रिमिनल इंक्वायरी चलानी है, कोई नॉर्मल पेटी सा क्राइम है तो उसके खिलाफ और क्या करना है, ये सब इस एक्ट में डिफाइंड है, वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जेजे एक्ट 2015 है, जो किस में अमेंडमेंट थी, जेजे एक्ट 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जितने भी अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था कि जितने भी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन सबको इंक्लूड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जैसे कोई भी अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत एक्सट्रीम वेदर हमें फेस करना पड़ता है, ड्रॉट देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलती है, बहुत एक्सट्रीम वेदर हम फेस करते हैं। तो इस केस में होता क्या है, कोई भी कम्युनिटी के पर्सन्स डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल हैबिटेट से, कि वहाँ पर ड्रॉट पड़ गया है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर एरियाज़। तो ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज़। तो ऐसे क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ में जो पर्टिकुलर विमेन एंड चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो वैसे एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा हम बात कर सकते हैं कोई भी एक ऐसा एरिया जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में आता हो, या फिर कोई अनस्टेबल एरिया में हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं बाय टेररिस्ट। तो ऐसे एरियाज़ में जो भी चिल्ड्रन रहते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में, जुवेनाइल्स को मेनली, ठीक है। तो जितने भी चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट हैं या फिर जिनको भी एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, ठीक है, वो सब इंक्लूड किए गए हैं इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसकी कि इस एक्ट के दौरान देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 बॉडीज़, एक तो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, ये इसने बताया, ठीक है। बेसिक इसका ये बैकग्राउंड है कि जब 2012 में देयर वाज द दिल्ली गैंग रेप केस, निर्भया कांड, उसमें जितने भी एक्यूज थे या तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में थे या फिर वो 16 to 18 की कैटेगरी में थे। तो जो 16 से नीचे थे उनको तो जस्ट एज अ चाइल्ड ट्रीट किया गया, लेकिन क्योंकि जो वो केस था वो इतना ज़्यादा हीनियस था कि ये समझ पाना कि एक चाइल्ड ऐसा कर सकता है क्या, है ना, तो मतलब उसका कोई माइंडसेट ऐसा रहा होगा कि उसने वो क्राइम कमिट किया। तो ऐसे केसेस में ये जो प्रॉपर एज है 16 to 18 वाली, इसमें अगर क्राइम का
एक्सटेंट इतना ज़्यादा है कि जिससे पूरी सोसाइटी की कॉन्शियस ही डिस्टर्ब हो गई है, पूरी हार्मनी ही ख़त्म हो गई है, एक डिप्रेशन का माहौल आ गया कम्युनिटी में, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसको डील करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था 2015 में, जो अमेंडमेंट थी 2000 वाले एक्ट की। ठीक है, तो स्पेसिफिकली दिल्ली गैंगरेप केस के बाद इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, जिसमें एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठाया गया था और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ थी। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? अगर हम बात करें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, इस बोर्ड का ये फंक्शन है कि अगर कहीं पर भी जब कोई क्राइम कमिट करता है पर्सन, अगर उसकी एज 16 to 18 है, अगर 16 से नीचे है तब तो वो एज अ चाइल्ड ट्रीट होगा, बट अगर 16 to 18 है उसकी एज, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ क्राइम उसको अडल्ट ट्रीट किया जाए या उसको चाइल्ड ट्रीट किया जाए, ये डिसीजन किसका होगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सिंपल ये काम है कि 16 से 18 के बीच जो चाइल्ड हैं उनको हम एज अ अडल्ट ट्रीट करें या फिर एज अ चाइल्ड ट्रीट करें, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ क्राइम। तो द डिसीजन गिवन बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विल बी बाइंडिंग। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जितने भी चिल्ड्रन नीड में हैं, जिनको केयर या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कोई भी एनजीओ में उनको एंटर करवाना है, उनकी केयर करनी है, तो ये सारा काम जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी, जिसके 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन है एंड अदर 4 मेंबर्स, और जिसमें से कम एक जो मेंबर है दैट शुड बी विमेन। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बिठाना है जो डिसाइड करेगा कि 16 से 18 के बीच जो चाइल्ड है उसको हम अडल्ट ट्रीट करें या हम उसको चाइल्ड ट्रीट करें। और एक नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन हैं उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हैं, जिसमें 5 मेंबर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और एक चेयरपर्सन, 4 मेंबर्स, जिसमें से एक मेंबर कम से कम विमेन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब इसमें भी टाइप ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं इस एक्ट में। अगर कोई 16 से 18 का चाइल्ड या जुवेनाइल कोई क्राइम कमिट करता है तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंस। पहला है एक हीनियस ऑफेंस, कि एक ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा कम से कम 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 7 ईयर और मोर। तो अगर उसकी सज़ा 7 या उससे ज़्यादा साल है तो उस ऑफेंस को हम ट्रीट करेंगे एज ए हीनियस क्राइम। अगर किसी ऑफेंस की सज़ा 3 साल से 7 साल है तो उस क्राइम को हम ट्रीट करेंगे एज अ सीरियस ऑफेंस। और तीसरा है पेटी ऑफेंस, मतलब बहुत नॉर्मल ऑफेंस, कि कोई भी जैसे नॉर्मल जेब कतरे वगैरह है ना, तो दैट कम्स अंडर दी पेटी ऑफेंस, जिसमें वैसे ऑफेंस जहाँ पर जो सज़ा है वो लेस देन 3 ईयर्स है। तो इसी एक्ट में देयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ 3 काइंड ऑफ ऑफेंसेस। हीनियस, जिसमें सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा है, सीरियस 3 से 7 साल की सज़ा, और पेटी ऑफेंस जिसमें सज़ा 3 साल से कम की है। अगर कोई ऑफेंस सीरियस या पेटी है तो जो 16 to 18 का जो चाइल्ड है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ चाइल्ड। ठीक है, और उस केस में होगा क्या कि फॉर द पेटी एंड सीरियस ऑफेंस जुवेनाइल विल बी सेंट टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। मैक्सिमम 3 साल के लिए आप उस जुवेनाइल को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देना, जिससे वहाँ पर उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो और वो एक कम्युनिटी में दोबारा से एंटर कर सके एज एन एसेट। ठीक है, तो अगर पेटी और सीरियस है तो पेटी एंड सीरियस ऑफेंस है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर। लेकिन अगर वो हीनियस ऑफेंस है तो क्या होगा, उसके खिलाफ होगा देयर विल बी अ क्रिमिनल इंक्वायरी, जो सिमिलर है किसी भी, अगर हम अडल्ट को ट्रीट करते हैं अगर उसने वो हीनियस क्राइम कर रहा होता है तो। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन दिस एक्ट। फॉर द पेटी एंड सीरियस ऑफेंस रिहेबिलिटेशन सेंटर मैक्सिमम फॉर द 3 ईयर्स, 1 साल के लिए भी 2 साल के लिए भी, वो डिपेंड करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या कहता है, वो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है। जेजेबी का काम सिर्फ इतना है कि वो बताए कि इसको आप अडल्ट ट्रीट करेंगे या इसको चाइल्ड ट्रीट करेंगे, कौन सा ऑफेंस हीनियस, सीरियस और पेटी में काउंट होगा, ये उसका काम है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है कि इस एक्ट के अंदर जो कारा है,
सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा इसको बोलते हैं। इसको क्या दे दिया गया, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है इसको, ठीक है। पहले इट वाज जस्ट ए अथॉरिटी जो रिकमेंड करती थी, बट इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ इफेक्टिवली वी हैव टू गिव द कारा स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है। कारा का बेसिकली काम क्या है, कारा इज द स्टैट्यूटरी बॉडी comes under the Ministry of Women and Child Development। और इसका मेन काम क्या है, ये इन कंट्री मतलब कंट्री के अंदर और इंटर कंट्री अडॉप्शंस को देखती है। इन कंट्री मतलब कोई जो सिटीजन है इंडिया का रहने वाला, इंडिया में ही रहने वाले किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहे तो। इंटर कंट्री अडॉप्शन है कि अगर कोई एनआरआई है, कोई और कंट्री से कोई पर्सन आकर जो चाइल्ड इंडिया में रहता है उसको अगर अडॉप्ट करना चाहे तो क्या प्रोसीजर होने चाहिए, वो सारे जो प्रोसीजर हैं वो कारा इस्टेब्लिश करती है, ये रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इन कंट्री अडॉप्शन भी देखती है, ये इंटर कंट्री अडॉप्शन भी देखती है। इंटर कंट्री अडॉप्शन कैसे देखती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कन्वेंशन। देयर वाज अ हेग कन्वेंशन रिगार्डिंग द इंटर कंट्री अडॉप्शन, उसी को बेस बना के जो कारा है अपने रूल्स निकालती है कि दीज आर दी प्रोसीजर्स, दीज आर दी प्रोसेसेस वन शुड फॉलो इफ ही और शी वांट्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये कारा का ये मेन काम है, ठीक है। जैसे अगर हम कारा की और बात करें तो इस एक्ट में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है, बट जैसे अगर हम अडॉप्शन की बात करें तो अगर किसी हिंदू चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो वो किसके अंडर करते थे, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अगर किसी मुस्लिम चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए एक अलग लॉ था, गार्जियंस एक्ट 1890। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू चाइल्ड के अडॉप्शन के लिए, और गार्जियंस एक्ट 1890 फॉर द अडॉप्शन ऑफ मुस्लिम चाइल्ड। ठीक बात है, मतलब हर एक रिलीजन में अडॉप्शन का प्रोसीजर भी अलग है। वही हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने बताया था कि अडॉप्शन, मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, ये चार चीज़ें जो हैं वो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से ट्रीट की जाती हैं। बट जब हमने कारा को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया तो इसी एक्ट के अंदर हमने क्या डिस्क्राइब कर दिया कि देयर वुड बी अ यूनिवर्सल प्रोसीजर रिगार्डिंग द अडॉप्शन। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसीजर रिगार्डिंग द अडॉप्शन मतलब चाहे चाइल्ड किसी भी रिलीजन का हो, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जैनिज्म से बिलोंग करता है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने बेसिकली अडॉप्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, है ना। अदरवाइज होता क्या है, अगर कोई आप हर एक रिलीजन का एसेंस छोड़कर सभी रिलीजन को एक तरीके से ट्रीट करते हो तो बहुत ज़्यादा अपोज करती है कम्युनिटी। बट इसमें हम लोगों ने बड़े चालाकी से जो है अडॉप्शन को यूनिवर्सलाइज कर दिया, सेम फॉर दी एवरी रिलीजन, बट किसी ने अपोज भी नहीं किया। तो ये काफ़ी एक कह लो क्या प्रोग्रेसिव स्टेप है, जिसमें किसी भी चाइल्ड का जो रिलीजन है वो बीच में नहीं आ रहा है इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कारा के लिए कि कारा इज़ दी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम क्या है, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर रिगार्डिंग इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन डिपेंडिंग बेस्ड अपॉन द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन। ये इंडिया ने रेटिफाई की हुई है, इसलिए इसके लॉज को इंडिया मानता है। ठीक है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है जेजे एक्ट 2015 का कि कारा वॉज प्रोवाइडेड अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। पहले ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, अब इसको एक प्रॉपर स्टेटस मिल गया है। ठीक है, और इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में कई सारे जो ऑफेंसेस हैं वो इंक्लूड किए गए थे जो किसी और लॉ के अंडर नहीं आते थे।
जैसे इलीगल अडॉप्शन है, यूज़ ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स और ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक्सेट्रा। मतलब जो एक डेफिनेशन है कि ऑफेंसेस की, वो काफ़ी ब्रॉडन अप कर दी गई थी कि एवरी इलीगल एक्टिविटी अगेंस्ट द चाइल्ड और जुवेनाइल विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑफेंस। ठीक है, तो जितने भी राइट्स चाइल्ड को मिले हुए हैं, जुवेनाइल को मिले हुए हैं, वो सारे बहुत स्कोप इनका बढ़ा दिया गया था अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, CCIs हैं, या फिर कोई भी NGO है, या फिर और कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन सब को इस JJ एक्ट के पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो भी प्रोविजंस इसमें लिखे हुए हैं वो मैंडेटरली फॉलो करने पड़ेंगे। ये इसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दी JJ एक्ट, तो उसका जो लाइसेंस है या फिर उसकी जो प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, वो सारी की सारी कट कर दी जाएंगी। तो 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करो सारे इंस्टीट्यूशंस, ये बताया गया था उसमें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है इसमें JJ एक्ट के बारे में कि 2015 में ही आया है। स्पेसिफिकली 16 to 18 ईयर्स के जो जुवेनाइल है उनको एज अ चाइल्ड ट्रीट करें, एज अ अडल्ट ट्रीट करें, अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो ये सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी। ठीक है, हीनियस क्राइम के लिए जो है क्रिमिनल इंक्वायरी बैठेगी, और अगर पेटी और सीरियस ऑफेंस है तो सिंपल सेंटर भेज दिया जाएगा रिहेबिलिटेट करने के लिए, मैक्सिमम फॉर द 3 ईयर्स। और ये वाला कारा को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। कारा के क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, ये हमने भी डिस्कस किया है, और कई सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको इंक्लूड किया गया है अंडर दी जुवेनाइल एक्ट। ठीक है, तो ये एसेंस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का। ये तो बेसिक बैकग्राउंड है। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं अब कि न्यूज़ में क्यों है। अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने, अभी सिर्फ कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट्स इस एक्ट में कर दो। अभी कैबिनेट में हुआ है, फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाकर ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनल हो जाएंगे। अभी न्यूज़ में सिर्फ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसको। अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं? अमेंडमेंट्स इतनी ध्यान रखना कि जितने भी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी अंडर दिस एक्ट, उस पावर को इन लोगों ने एनहांस कर दिया है। ज़्यादा पावर्स आर गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ADMs। ठीक है, पहला है कि एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इशू द अडॉप्शन ऑर्डर्स। पहले क्या होता था, अडॉप्शन ऑर्डर्स कौन इशू करता था? कोर्ट्स। कोर्ट्स में केसेस जाते थे कि भाई अडॉप्शन करना है कि नहीं करना है, जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था तो एक लेंथी कोर्ट प्रोसीजर को हटाकर सिंपल क्या बोल दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो अडॉप्शन ऑर्डर्स को इशू कर सके, और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है ढंग से कि नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर करे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है वो ज़्यादा आ चुकी हैं। नेक्स्ट है कि DM के पास ये पावर है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, NGOs या अदर सोसाइटीज़, है ना, सबका रोल है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। इन सब की जो मॉनिटरिंग है, इन सब का जो रेगुलेशन है, वो कौन करेगा? अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि जितने भी ये बॉडीज़ काम कर रही हैं टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर आएंगी। ये उसको रिपोर्ट पब्लिश करवाएंगी हर जिस भी केस पर DM ने रिपोर्ट मांगी हो। ठीक है, एक तो ये है। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सब कुछ इसमें आ गया। जैसे हमने JJB वगैरह की बात की थी तो सेम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी आ गया, है ना। तो सारी जितनी भी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट, दे विल कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पर्सन
शेल्टर होम बनाना चाहता है फॉर द जुवेनाइल, फॉर द चाइल्ड, तो उसके पहले क्या होगा, डीएम के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन का एक बेसिक जो बैकग्राउंड है वो चेक करे कि भाई इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या ये पिछले टाइम में क्रिमिनल रहा है या फिर इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है। तो ये सब जो बैकग्राउंड चेक है उसकी पावर जो है डीएम को दे दी गई है, ताकि जो शेल्टर होम बना रही है जो भी सोसाइटी है, जो भी पर्सन, उनका एक अथॉरिटी हो कि भाई हाँ ये अच्छा पर्सन है इसलिए ये काम कर रहा है इस एरिया में, है ना। ऐसा ना कि क्रिमिनल भी अपना जस्ट एक तरीके से पैसे बनाने के लिए शेल्टर होम चला रहे हो, है ना। तो ये एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, तो एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट ए शेल्टर होम बाय एनी पर्सन। फिर है कि डीएम के पास ये पावर है कि ये सभी एजेंसीज जो एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनकी इवैल्यूएशन करे कि आपके पास कितने केसेस आए हैं, आपने उनमें से कितने केसेस को सॉल्व कर दिया है, कितने केसेस पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, कब तक ये सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो जितनी भी एवैल्यूएशन है वो किसके अंडर आ गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर आ गई है। ठीक है, तो क्रक्स पूरी अमेंडमेंट्स का यही निकलता है कि जो पावर्स हैं डीएम की वो बढ़ा दी गई हैं टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ इफेक्टिवली। चाहे वो अडॉप्शन के प्रोसीजर को स्ट्रेंथन अप करना हो, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना हो, ताकि कोर्ट जो प्रोसीजर हैं बहुत लेंथी होते हैं उनको ना करना पड़े जिस भी पर्सन ने अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो डीएम के पास ये पावर है कि ही और शी कैन इशू दी अडॉप्शन ऑर्डर। और जितनी भी एजेंसीज इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो जेजेबी है, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, चाहे वो डीसीपीयू है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, शेल्टर होम्स हैं, ये सब डीएम के अंडर काम करेंगे। और ये डीएम इनको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी कर सकता है इनके काम को, दे आर आंसरेबल टू द डीएम। ठीक है, तो जो काम है डीएम का वो बढ़ गया है ना। तो जितने भी अभी सिलेक्ट होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा काम बढ़ने वाला है, आगे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तैयार रहना पहले से उसके लिए। ठीक है, चलो, तो ये हमने बेसिक बैकग्राउंड देख लिया जेजे एक्ट का, इसमें क्या अमेंडमेंट्स की हैं वो देख ली। सेकेंड टॉपिक खत्म होता है हमारा। ठीक है, थर्ड टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लासी। ठीक है, ये नेशनल सर्वे जो है, ये लासी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, ये इस सर्वे के आधार पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो सीनियर सिटीज़न या जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनकी कैसी सिचुएशन है, क्या वो अच्छे तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं या उनके खिलाफ अब्यूज़ की जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो ये सब स्टडी में देखने को मिलता है। हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द सिचुएशन ऑफ एल्डरली और ओल्ड एज पर्सनस। ठीक है, तो इसने भी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं। इन फाइंडिंग्स को हम बेसिकली एज अ फैक्ट यूज़ कर सकते हैं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सीनियर सिटीजन्स की, इनको एम्पावर करने के लिए कौन से लॉज हैं हमारे इंडिया में, और क्या काम हम कर सकते हैं इनकी सिचुएशन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो एक बार रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देख लेते हैं, फिर बेसिक एक बार थोड़ा सा बाद में करेंगे। फाइंडिंग क्या है कि भाई कम से कम 5% एल्डरली जो पर्सन है जिनकी एज 60 ईयर या उससे अबव है, उन्होंने ये बोला कि 2020 में हमें इल ट्रीट किया गया है, मतलब हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है। कम से कम 5% सीनियर सिटीजन्स ने बोला है ये। ठीक है, और जो बिहार है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर है इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, जैसे इल ट्रीटमेंट क्या है, दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फिजिकल हो, जैसे फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, है ना, ये तो एक टाइप ऑफ अब्यूज़ है। दूसरा ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, वर्बल, कि सिंपल बोल के। ठीक है, तो जो बिहार है उसमें हाईएस्ट शेयर है दोनों का ही मिला के। अगर हम दोनों का एज अ मीन ले लें तो बिहार में जो केसेस हैं वो ज़्यादा मिले हैं हमें इल ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स के। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी एल्डरली जिन्होंने इल ट्रीट फील किया है 2020 में, उसमें से अराउंड 78% ने ये बोला है कि दे वर वर्बली और इमोशनली इल ट्रीटेड। मतलब फिजिकल अब्यूज़ कम है जितना कि लोग बोलकर उनको अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो 78 ने ये बोला है, जिससे होता क्या है, उनका इमोशनल जो एक स्ट्रेस है वो बढ़ता है, उनकी जो सेल्फ प्राइड है वो कम होती है, एक लॉस ऑफ प्रेस्टीज होता है ना। तो ये एक तरीके से एक स्ट्रेस कॉज करता है साइकोलॉजिकली। तो इस वजह से जो हेल्थ है सीनियर सिटीजन की वो भी डिग्रेड होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बॉडीज़ में। ठीक है, तो वर्बल अब्यूज़ इज़ हाईली प्रिवेलेंट इन सोसाइटी लाइक इंडिया। फिजिकल अब्यूज़ ना भी हो तो भी वो उनका ऐसा फील करवाते हैं कि यू आर अ लाइबिलिटी नॉट एन एसेट। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, जहाँ पर ओल्ड एज जो है अभी रिसेंट टाइम्स में बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग किस में हैं, उस स्टेज में हैं जहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 65% पॉपुलेशन इज़ अंडर दी अडल्ट पॉपुलेशन। बट जब ये वाली पॉपुलेशन कुछ आगे आने वाले टाइम में आगे जाएगी तो ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी हमारी, और अगर ये इश्यू सॉल्व नहीं होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी विच इज़ अ सीरियस सिचुएशन। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट बोला है स्टडी ने। फिर वही बोला है कि जो इमोशनल हार्म है उनसे जो उनको सॉरो होता है, दुख होता है, फियर उनकी जनरेट होता है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, लॉस ऑफ पर्सनल प्राइड, तो ये सब इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं अगर उनको कोई इल ट्रीट करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला, स्टडी ने बोला है कि जितने भी फिजिकल इल ट्रीटमेंट के केसेस हैं वो ज़्यादा कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, और जो वर्बल वाले हैं वो केसेस ज़्यादा कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। हमने देखा था कि इल ट्रीटमेंट के 2 पैरामीटर्स हैं, पहला तो फिजिकल अब्यूज़ एंड दूसरा वर्बल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ ज़्यादा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, और वर्बल अब्यूज़ ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और टोटल मिलाकर अगर हम पूरे अब्यूज़ की बात करें तो वो हाईएस्ट शेयर ऑफ केसेस कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, तो हम इन फैक्ट्स को सिंपल अपने एक आंसर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इन स्टेट्स में पॉवर्टी ज़्यादा है ना, कि भाई उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में पॉवर्टी ज़्यादा है। इस पॉवर्टी की वजह से हो क्या रहा है, मोर सीनियर सिटीजन्स आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, दे आर बीइंग इल ट्रीटेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, मतलब पॉवर्टी इज़ अ रीज़न कि सीनियर सिटीजन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ठीक बात है, नेक्स्ट है, और क्या बोला स्टडी ने, बस यही बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखना हल्का सा कि भी सीनियर सिटीज़न की जो हालत है इंडिया में वो थोड़ी सी ख़राब है, उसके कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट से इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको GS1 में हम लोग सोसाइटी के आंसर्स में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन बहुत इजीली बन जाता है हमारा। जैसे अगर हम बोलें कि इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देयर वर 8.6% ऑफ द सीनियर सिटीजन वर अवेलेबल, और 2050 तक आते आते दे विल बिकम 20% ऑफ द पॉपुलेशन। वही बात है कि आगे आने वाले टाइम में द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर ये इश्यूज अभी सॉल्व नहीं किए गए तो ये बहुत एक हैवक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, फिर उन्होंने रीज़न बताया कि भाई व्हाट आर दी रीजंस फॉर द एल्डरली अब्यूज़। देखो अब्यूज़ के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो दे आर नॉट इकोनॉमिकली वेरी गुड, मतलब इकोनॉमिकली डिसएम्पावर्ड हैं कि पहले तो 60 ईयर से पहले तो ये लोग काम करके अपना गुजारा चला लेते थे, बट विद एज जो इनकी एफिशिएंसी है वो कम हो गई है, तो किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए दे आर नॉट डिज़ायरेबल, इनको रिक्रूट नहीं किया जाता है ना। प्लस इनकी बॉडीज़ भी अलाउ नहीं करती कि ये काम करें, बहुत सारी डिजीज़ इनको हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत डिप्राइव हो जाती है। एंड वी नो दैट मोस्टली इन केसेस द इंडिया इज़ अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, मतलब जहाँ पर अगर आपकी जो वैल्यू है दैट इज़ डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द मनी यू हैव। ठीक है, तो अगर इंडिया में ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है जहाँ पर किसी की जो वर्थ है, जो सेल्फ वर्थ है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी मनी, डिपेंडिंग अपॉन दी रिसोर्सेज डिसाइड की जा रही है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाली सोसाइटी को आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी नहीं है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन
है ना। तो जो चिल्ड्रन है वो क्या समझते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी नॉट एन एसेट, कि भाई ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए, है ना। तो दे आर कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी, कि इनको बस देखना पड़ रहा है ना। विच इज़ अ वेरी, आप कह लो कि बहुत बुरा सोशल इशू है ये। मतलब पेरेंट्स का ख्याल ना रखना इज़ ए वेरी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सोसाइटी इज़ दैट मच मॉरली डिग्रेडेड, जहाँ पर आपको सिर्फ अपनी ही चिंता है, किसी और की चिंता नहीं है। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, इट हैज़ टू बी टैकल्ड हेयर और नाउ। ठीक है, तो एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी अच्छी नहीं है, साथ में देयर इज लॉस ऑफ प्रेस्टीज। लॉस ऑफ प्रेस्टीज कैसे, कि भाई एक तो इंडिया में देयर इज़ अ इमरजेंस ऑफ न्यू वैल्यू सिस्टम, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्नाइज्ड वैल्यू सिस्टम, जहाँ पर मटीरियलिज्म को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मनी स्टेटस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो ओल्ड एज के पीपल हैं, हम समझते हैं कि दे आर ऑर्थोडॉक्स, इनकी सोच पुरानी है ना, जो अभी टाइम में यूज़ नहीं हो सकती है। तो हम इनको एज अ बर्डन ट्रीट करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इस वजह से होता क्या है, उनका जो प्रेस्टीज है वो लॉस हो जाता है, जो उनकी सेल्फ वर्थ है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जो एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है ये फील करते हैं। ठीक है, तो एक तो लॉस ऑफ प्रेस्टीज की वजह से अब्यूज़ ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से ज़्यादा अब्यूज़ होता है। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, और भी हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला सोशल पॉइंट है, आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट। आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट, कि ड्यू टू माइग्रेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जितने भी चिल्ड्रन हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज़, और जो पेरेंट्स हैं वो पीछे एरियाज़ में रह जाते हैं, जो गांव या रूरल एरिया है वहाँ पर रह जाते हैं। इससे कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, एक आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट की, कि एक ऐसी एज जहाँ पर उनको कांस्टेंट केयर की ज़रूरत है, जहाँ पर उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, उस टाइम पर चिल्ड्रन आर नॉट अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो इस सिचुएशन में एक आइसोलेशन फील होती है और नेग्लेक्ट फील होता है। तो दिस इज़ द इश्यूज रिगार्डिंग द एल्डर पीपल। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए हमें, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि ऐसा ना हो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनकी हमें गुड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए इनको, जिसको हम बोलते हैं जेरियाट्रिक ट्रीटमेंट। मतलब जितनी भी जेरियाट्रिक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनको प्रोवाइड कर सकें, कि स्पेसिफिक जो उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो। जैसे अगर हम बात करें तो अभी न्यूज़ में था ऊबर हेल्थ। देखो नॉर्मल हम कैब वगैरह में पता है ऊबर है, ओला है, ऐसा ही कंसेप्ट ऊबर हेल्थ का भी आया है। ऊबर हेल्थ में क्या होता है, अगर कोई चाइल्ड किसी और सिटी में रहता है और जो पेरेंट्स हैं वो किसी और सिटी में है, तो वो ट्रैवल तो कर नहीं सकते, तो चाइल्ड क्या करता है, एक ऊबर हेल्थ का कंसेप्ट आया है, जिसमें वो बुक करता है एक पर्सन को, जो उसके पेरेंट्स को विज़िट करता है, उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाता है, उसके सारे टेस्ट करवाता है, और टेस्ट वगैरह वगैरह करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो चाइल्ड को सेंड कर देता है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऊबर हेल्थ, जिससे क्या हुआ है, इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है, और साथ में जो चाइल्ड अपना काम कर रहा है किसी और एरिया में रह के, वो भी इजीली कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ऊबर हेल्थ, कि इंडिया इज़ अ सोसाइटी जहाँ पर ऊबर हेल्थ का कंसेप्ट शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो अपने काम के लिए किसी और एरिया माइग्रेट कर चुके हैं, और जो पीछे पेरेंट्स रह गए हैं वो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, और सिचुएशन जहाँ पर उनको अच्छी केयर की ज़रूरत है वो केयर नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो ऊबर हेल्थ का कंसेप्ट जो है इट इज़ डिज़ायरेबल एंड नाइस इनिशिएटिव। ठीक बात है, तो इनको गुड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर इनके लिए अच्छे प्रॉपर होने चाहिए, कि अगर इन केस कोई चिल्ड्रन माँ बाप को निकाल देते हैं तो उनको रहने के लिए जगह अवेलेबल हो। तो इनकी जो रिहैबिलिटेशन है, तो
दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन नेचर। ओल्ड एज होम्स क्रिएट करो, है ना, अगर होम्स क्रिएट करो साथ में उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं उनको भी पूरा करो, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ करो जिससे उनका ध्यान लगा रहे, है ना। तो इस तरीके से और एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है ओल्ड एज वगैरह होम्स में। नेक्स्ट है, अगर जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ पेंशन टाइप का शुरू करे। जैसे अगर कोई पर्सन पहले गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर चुका है तो उसको पेंशन आती रहती है, ही इज़ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। बट अगर कोई पर्सन पहले गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको फाइनेंशियल हेल्प दे। फॉर एग्जाम्पल बुढ़ापा पेंशन इज़ अ गुड एग्जाम्पल, बट अभी इशू क्या आ रहा है कि बुढ़ापा पेंशन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टेकिंग केयर द नीड्स ऑफ एल्डर पीपल। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए स्टेट वाइज। तो एक ये होना चाहिए कि इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट की होनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये तो सब है शॉर्ट टर्म मेजर्स कि भाई फाइनेंशियली इनको इंडिपेंडेंट करो, सरकार प्रोवाइड करे बुढ़ापा पेंशन, हेल्थ क्वालिटी इनकी इम्प्रूव करो, ओल्ड एज होम्स बनाओ। दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म मेजर्स कि, बट इन शॉर्ट टर्म मेजर से ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती, है ना। ओल्ड एज होम बनाने से जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था जहाँ पर एल्डरली को रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था वो ख़त्म नहीं होगा इशू। ये इशू सिर्फ तभी ख़त्म होगा जब हम लोग सभी फैमिलीज़ की काउंसलिंग करेंगे और एक कैंपेन चलाएंगे लोगों को, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने के लिए कि भाई जो प्रॉपर वैल्यू सिस्टम है वो यही है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स इवन आफ्टर दे आर ओल्ड। दे आर लाइबिलिटी टू यू, दे आर नॉट लाइबिलिटी, दे आर एन एसेट, दे हैव वेरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सिर्फ यही है जिससे कि एल्डरली की पॉपुलेशन को इशू सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब आप फैमिलीज़ की काउंसलिंग करेंगे और कम्युनिटी को सेंसिटाइज करेंगे। जब खुद से ही सोसाइटी में ये वैल्यू सिस्टम जनरेट होगा जहाँ पर एल्डरली को रिस्पेक्ट मिलेगी, तब ही जाकर ये जो ओल्ड एज का इशू है वो सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मेजर लेने से बहुत कम टाइम के लिए चीज़ें सॉल्व हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है इश्यूज एल्डरली के। अब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं जिससे कि एल्डरली को उनके राइट्स मिले हुए हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो देयर इज़ फर्स्ट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस कोड के अंडर क्या है, इस एक्ट सेक्शन के अंडर क्या है कि अगर जो एल्डरली पीपल हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो उनको सस्टेन करने के लिए जो पैसा है वो उनके चिल्ड्रन देंगे। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है, मतलब अगर उनको सस्टेन करने के लिए खुद के पास पैसा नहीं है तो पैसा शुड बी गिवन बाय द चिल्ड्रन। ये ऐसा सेक्शन में लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, देयर इज एन एक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड ओल्ड एज पीपल 2007। ठीक है, ये एक एक्ट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर देयर इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन कि उनको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही रखना है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल हैव द पनिशमेंट। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। अभी जो करंटली चालू है ये जो लॉ है ये वाला एक्ट है कि अगर सीनियर सिटीज़न के जो चिल्ड्रन हैं उनको ध्यान नहीं रखते हैं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग दे आर पनिशेबल। ठीक है, एक तो ये है कि चिल्ड्रन शुड बी मैंडेटोरिली ऑब्लिगेटेड टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, और अगर इन केस चिल्ड्रन अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करते हैं तो अगर पेरेंट्स चाहें तो उनको प्रॉपर्टी में से भी निकाल सकते हैं। ये इस एक्ट के अंडर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट हैं इस एक्ट के। बाकी जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं, जो इश्यूज़ हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो जो बेसिक क्लासेस होंगी वो उसमें करेंगे। ये करंट के बेसिक थोड़ा सा करवा रही हूँ मैं भी। और थर्ड है नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011 कि देयर वाज अ पॉलिसी, जिस पॉलिसी में सारी गाइडलाइंस लिखी हुई थी कि ये इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये काम करने चाहिए।
काउंसलिंग करनी चाहिए, हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए, ओल्ड एज होम्स बनाने चाहिए। तो इसी पॉलिसी के चलते हुए सारे के सारे जो लॉज हैं, सारे के जो रूल्स हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए कि देर आर सम सेक्शन 125 ऑफ CRPC, दिस एक्ट एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011। ठीक है, चलो, तो जो ये स्टडी थी, जो ये सर्वे है, इसकी जो फाइंडिंग्स है वो हमें ध्यान रखनी है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है और वो क्यों है। ठीक है, और इनके इश्यूज़ क्या हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो लॉज इंडिया में अभी अवेलेबल हैं वो क्या हैं, ये हमने सब डिस्कस किया इस टॉपिक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है जल जीवन मिशन। अभी हमने जब फर्स्ट क्लास करी थी सोशल इश्यूज़ की, आई थिंक जिसमें हमने जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग वाले वीक के करंट अफेयर किए थे, तो उसमें हमने बजट के इशू डिस्कस किए थे कि देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर मिशन, जल जीवन मिशन अर्बन। लेकिन ये वाला मिशन जो है जल जीवन मिशन, ये रूरल मिशन है जो न्यूज़ में अभी रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 3.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को हम लोगों ने टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2019 से लेकर 2020 में, जब से ये मिशन लॉन्च किया था तब से लेकर अब तक आई थिंक 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने 3.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इंडिया में कितने करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैं? 19 करोड़। और जब ये 2019 तक कितने हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे? 3.2 करोड़। और 2020 में कितने किए हैं? 3.5 करोड़। तो टोटल कितने हो गए? 6.7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को, रूरल जो घर हैं, हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, पर्सनस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हाउस होल्ड में हम मैक्सिमम 5 मेंबर्स काउंट करके चलते हैं, एवरेज। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो टोटल 6.7 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके पास अब टैप वाटर कनेक्शन है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए है। इसका बेसिक थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ जल जीवन मिशन। ठीक है, ये मिशन है जो अनाउंस किया था अगस्त 2019 में। इसका मिशन क्या है? हर घर जल। जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं रूरल एरियाज़ में, उन सब के पास जो है सेफ़ एंड एफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटाइज ड्रिंकिंग वाटर हो टिल 2024 तक। मतलब ये मिशन था कि 5 साल के अंदर अंदर सभी रूरल एरियाज़ के हाउस होल्ड्स में हम प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करेंगे, वो भी थ्रू द टैप। मतलब जैसे पाइप्स वगैरह प्रोवाइड करके, ताकि पानी भरने ना जाना पड़े कहीं पर, हर किसी के घर में ही पानी आए। ठीक है, तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन, हर घर जल टिल 2024 तक हर किसी के पास पानी हो, अच्छा पीने लायक। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मिशन। ठीक है, बस इतना ही है कि भाई जितनी भी टैप्स इन लोगों ने लगाई हैं, है ना, तो वो फंक्शनल भी हो। ये ना हो कि सिर्फ टैप लगाई और पानी पीछे से आ नहीं रहा, तो उस फ़ायदा कोई नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो फंक्शनल टैप, हाउस होल्ड टैप, कि जो काम भी करती हो, सिंपल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर है इसका विजन ये कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए से अच्छी क्वांटिटी में, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कि क्वांटिटी वाइज भी एक हाउस होल्ड में पानी अवेलेबल हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ठीक है, फिर है कि शुड बी रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म, कि ऐसा ना हो कि 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है, 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। द पानी शुड बी रेगुलर, वाटर शुड कम रेगुलर, है ना। तो वो भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। पता लगे पानी का बिल ही 1500-2000 रुपये आ रहा पर मंथ, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं रह गया उसका। लोग बहुत ज़्यादा डिसएम्पावर फील करते हैं इस चीज़ से, फिर वो कहते हैं कि कोई मत लगाओ हमारे यहाँ पर टैप, हम लोग भर के ले आएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। तो पानी कैसा होना चाहिए? क्वांटिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, रेगुलरली भी आता हो, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, मतलब काफ़ी टाइम तक वो पाइप वगैरह फंक्शनल रहें। तो ये है विजन ऑफ JJM। इससे होगा क्या? जितनी भी रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ेंगे, उनकी जो लाइफ को जीने का जो तरीका है वो अच्छा होगा। मतलब उनका कम टाइम वेस्ट होगा पानी लेके आने के लिए, सिंपल पानी घर में ही अवेलेबल है।
तो वो अपना जो टाइम है वो किसी और चीज़ पर लगा सकते हैं फॉर दी एफिशिएंट वर्क, और कुछ कर सकते हैं पानी भरने के बजाय। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। नया मिनिस्ट्री है जो 2019 में ये आई थी, तो इस मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट है। दिस इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ जल जीवन मिशन। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी कैसी है कि भाई कैसे कैसे इस मिशन को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी गवर्नमेंट ने, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई, दोनों ही साइड पर हम वाटर को मैनेज करेंगे, कि जो लोगों की डिमांड है उसको भी फुलफ़िल करेंगे और जो सप्लाई है उसको भी फुलफ़िल करेंगे। दोनों में मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। डिमांड जितनी है उसके साथ सप्लाई होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके, लोगों की जो वाटर की क्वांटिटी है वो पूरी हो सके। ठीक है, एक तो ये था कि डिमांड एंड सप्लाई साइड वाटर मैनेजमेंट एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर ही हो वो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बहुत दूर स्टेट से जो है पाइप आपने बिछाई हुई हैं, लोकल लेवल पर ही इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर फोकस होना चाहिए कि भाई जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो रूरल एरियाज़ में जो घर होते हैं वो बहुत दूर दूर बने होते हैं। अगर बहुत दूर दूर बने तो बहुत खाली स्पेस होता है उन एरियाज़ में, जहाँ पर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ईजीली कर सकते हैं, या तो किसी ओपन स्पेस में या फिर घरों के ऊपर ही। घर भी ऐसे बनाओ जिसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मैकेनिज्म हो वो फिट हो सके। एक तो वो करो जिससे कि जो पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। सिंपल आप पाइप्ड वाटर पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके पास खुद का पानी भी होगा। ठीक है, अदरवाइज जो बरसात का पानी है, जो रेन वाटर है, वो वेस्ट हो जाता है। तो उसको वेस्ट होने की बजाय उसको आप कंजर्व कर लो, ताकि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो, जब ड्रॉट पड़ने की सिचुएशंस हो, तब आप उस पानी को यूज़ कर सको। ठीक बात है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फोकस किया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए काम करना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि राजस्थान में बावरीज होती हैं, राजस्थान में, जहाँ पर ये काफ़ी टैंक टाइप से होते हैं, जहाँ पर जो बरसात का पानी है ये लोग कलेक्ट करते हैं, और जब ड्रॉट सिचुएशन ज़्यादा होती हैं तो वहाँ से ये पानी यूज़ कर सकते हैं। तो यह है एक तो बावरीज वाला एग्जाम्पल। दूसरा है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, मतलब कि एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जैसे अगर हम बात करें कि एक तो रोड होती है जो पूरी कंक्रीटाइज होती है, जो हम नॉर्मल बड़े शहरों में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब पानी गिरता है रेन का, तो वो पानी सीप नहीं करता अंडर द ग्राउंड वाटर, वो सिंपल बह जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। बट अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जहाँ पर टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, है ना, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, देयर इज़ अ स्पेस जहाँ पर जो बरसात का पानी है वो सीप करके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम इस मिशन में ये कहा गया है कि रूरल एरियाज़ में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जहाँ पर जो रेन का वाटर है, एक तो आप उसको नॉर्मली हार्वेस्ट कर कलेक्ट कर सको, और वो वाटर ग्राउंड वाटर का भी पार्ट बन सके। तो प्रॉपर कंक्रीटाइज करने की बजाय जो टाइल सिस्टम है वो लाओ रोड्स पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज़, कि जो पहले से पानी यूज़ कर लिया है घरों में उसको भी आप ट्रीट करो ताकि वो दोबारा यूजेबल हो सके। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मैकेनिज्म लेकर आओ। तो ये स्ट्रैटेजी है जो मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगर आपको लोगों को अच्छा पानी रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करना है तो आपको ये सब चीज़ें भी करनी होंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी होगी, आपको ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना होगा, और जो भी हाउस होल्ड में पहले से वाटर यूज़ हो चुका है उसको रीयूजेबल बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ आप काम करो, ताकि पानी की समस्या ख़त्म हो सके, खास करके रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड था, और न्यूज़ में क्यों था ये हमने डिस्कस किया अभी। तो हमने 4 टॉपिक्स किए हैं मेनली। हर टॉपिक का एक जो वो न्यूज़ में रहा है वो क्रक्स क्या है उसका, और उसके जो पीछे का बेसिक बैकग्राउंड है वो क्या है, वो क्यों है, क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं उसमें, तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करी है यहाँ पर। बाकी जो बेसिक बैकग्राउंड रह गया है वो जो बेसिक क्लासेस होंगी वो उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया है, बेसिक पे फोकस नहीं किया है ज़्यादा। फिर भी आई ट्राइड कि थोड़ा सा एक होलिस्टिक व्यू बने, आई होप वो बना होगा। ठीक है, तो यही है 4 टॉपिक्स आज के लिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। थैंक यू।